नमस्कार। हर साल एक ऐसा दस्तावेज आता है जिस पर पूरे देश की नजर होती है और वो है केंद्रीय बजट। अब ये सिर्फ नंबरों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश की आर्थिक गाड़ी किस दिशा में जाएगी उसका पूरा रोड मैप है। तो चलिए आज इस साल के बजट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें खास क्या है। और इस साल के बजट का जो मूल मंत्र है वो वित्त मंत्री के इसी एक वाक्य में छिपा है। पूरा का पूरा बजट 3 मुख्य कर्तव्यों के आसपास बुना गया है। ये कर्तव्य ही विकसित भारत के विजन को हकीकत में बदलने की सरकारी स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। शुरुआत करेंगे बजट के सेंट्रल आइडिया से, फिर एक एक करके तीनों कर्तव्यों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नंबर्स क्या कहते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, टैक्स में क्या बदला है। तो इस बजट की फिलॉसफी क्या है? जैसा मैंने कहा, ये 3 कर्तव्यों पर आधारित है और ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं है, बल्कि सरकार के इकोनॉमिक प्लान के 3 मजबूत पिलर हैं। चलिए इन पिलर्स को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये है वो 3 कर्तव्य। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर किसी तक, समाज की आखिरी पंक्ति तक पहुंचे। चलिए अब एक एक करके इन पर विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर्तव्य में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इसका मेन फोकस है इकोनॉमी को बूस्ट देने और हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उपायों पर। और इस काम के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखा गया है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना पैसा। ये है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स को बनाने में जबरदस्त निवेश किया जाएगा। और जाहिर है, जब इतना कंस्ट्रक्शन होगा तो सफर तो आसान होगा ही, साथ ही रोजगार के लाखों नए मौके भी बनेंगे। और देखिए, ये कोई एक साल की बात नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, पिछले कुछ सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि देश में लंबी अवधि की संपत्ति जैसे सड़क और पुल बनाने पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है। ये सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर देने का एक साफ इशारा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी कैसे? तो इसका एक बड़ा जरिया है स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग। सरकार बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बहुत जरूरी सेक्टर्स में बड़ी बड़ी योजनाओं के जरिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है। और हाँ, इन सभी इंडस्ट्रियल सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए भी बजट में बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की बात कही गई है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एक नया फ्रेट कॉरिडोर, ये सब मिलकर भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का चेहरा बदलने के लिए तैयार किए गए हैं। चलिए अब दूसरे कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं। ये पिलर पूरी तरह से ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट पर फोकस्ड है, क्योंकि आखिरकार कोई भी देश अपने लोगों से ही तो बनता है ना? देखिए, एक विकसित भारत के लिए एक स्किल्ड आबादी की जरूरत है। इसीलिए बजट में हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में बड़ी पहलें अनाउंस की गई हैं, जिनका सीधा मकसद लोगों के कौशल को बढ़ाना है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घोषणा हुई है। भविष्य के क्रिएटर्स को तैयार करने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। ये आने वाले समय की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर। इसका फोकस ये पक्का करना है कि ग्रोथ का फायदा समाज के हर तबके तक, हर इंसान तक पहुंचे। इसके लिए एकदम टारगेटेड कोशिशें की जा रही हैं। किसानों के लिए AI बेस्ड मदद से लेकर दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल स्किलिंग स्कीम्स और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने तक। इस कर्तव्य का मकसद है कि कोई भी पीछे ना छूटे। तो इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन इन सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? चलिए अब जरा बजट के हिसाब किताब को समझते हैं। ये स्लाइड एक तरह से 2026-27 के लिए सरकार के बही खाते का निचोड़ है। यहाँ जो सबसे बड़ा आंकड़ा ध्यान खींचता है वो है कुल अनुमानित खर्च का, जो लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए है। अच्छा, अगली स्लाइड पर जाने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्चे के बीच का गैप है, जिसे सरकार उधार लेकर भरती है।
और साल 2026-27 के लिए सरकार का टारगेट है कि इस राजकोषीय घाटे को देश की कुल जीडीपी के 4.3% तक रखा जाए। ये नंबर हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत और सरकार के वित्तीय अनुशासन का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। इस स्लाइड में जो ट्रेंड दिख रहा है वो काफी दिलचस्प है। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स वगैरह से सरकार की कमाई बढ़ रही है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से होने वाली कमाई में कमी का अनुमान है। और यहीं से हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। और अब वो हिस्सा जिसका शायद हम सबको इंतजार रहता है कि हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सीधे टैक्स के प्रस्तावों पर नजर डालते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के मामले में फोकस इस बात पर है कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। एक नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, टीडीएस सर्टिफिकेट लेना आसान हो जाएगा और हाँ, टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने के लिए अब ज़्यादा समय मिलेगा। अच्छा, अब एक ऐसी खबर जो शायद बहुत से लोगों को सीधे तौर पर राहत देगी, खासकर उन्हें जो विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं। देखिए, पहले जो ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस लगता था वो 5 से 20% तक था। अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब साफ है, अब विदेश यात्रा थोड़ी और सस्ती हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव हैं। इनसे आम आदमी को राहत मिल सकती है और मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि पर्सनल यूज के लिए बाहर से मंगाए जाने वाले सामान पर टैरिफ रेट आधा कर दिया गया है और कई जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। तो कुल मिलाकर ये बजट कर्तव्यों, ग्रोथ और वित्तीय अनुशासन के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विकसित भारत के उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने वाला रास्ता तैयार करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।